बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तरह आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी बिना किसी सुस्ती के इस लॉकडाउन पीरियड में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसके बारे में वैसे तो कई आर्टिकल्स में बताया गया है और काफी शक्तियां जो है राष्ट्रपति की हमारे संविधान में उसके बारे में दिया गया है, लेकिन सभी को एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसे हम डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड करके एक एक करके पढ़ेंगे। आपके सामने यहाँ पर मैंने 6 कैटेगरीज लिखी हुई है, मेरे साथ एक एक करके रिपीट करें। पहली कौन सी है? प्रशासनिक शक्ति, एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स। सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर्स। तीसरी है राजनयिक शक्ति या डिप्लोमेटिक पावर। अगर आपको सिर्फ इनकी हेडिंग भी याद रहती है तो भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्रेसिडेंट की पावर क्या क्या होती है। फोर्थ है विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर्स। न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर्स। और लास्ट है आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी पावर्स। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली है हमारी प्रशासनिक शक्ति या एडमिनिस्ट्रेशन पावर। शुरू करने से पहले यह जानते हैं कि आखिर जो प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज है क्या, होता क्या है ये। तो जितने भी कार्य आपके मिनिस्ट्रीज या जो डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं उन सभी कार्यों को हम क्या कहते हैं? प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेशन कार्य कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल जो 77(1) है इसमें साफ साफ यह कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा जितने भी कार्यपालिका संबंधी जो कार्य किए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए हुए माने जाएंगे। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के नाम से किए हुए माने जाएंगे। रिपीट मैं इसलिए कर रही हूँ कि राष्ट्रपति के नाम से किए हुए माने जाएंगे, इसका मतलब कि नाम इनका आ रहा है लेकिन करेगा कौन? और कोई, यानी कि कार्य जो है आपके मंत्रिपरिषद के द्वारा होते हैं, आपके अन्य जो विभाग है, मिनिस्ट्रीज हैं, उनके द्वारा कार्य होते हैं, आपकी कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनके द्वारा होते हैं, लेकिन किसके नाम से किए हुए माने जाएंगे? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के नाम से किए हुए माने जाएंगे। ऐसा क्या कहा गया है आर्टिकल 77(1) में। क्लियर? उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रपति इसके अलावा जो है इनके नाम से कार्य जो किए जाएंगे कार्यपालिका के द्वारा वो अलग है जो 77(1) में बताया गया है। और साथ ही प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास यह भी शक्ति है कि जितने भी जो आपके उच्च पदाधिकारी हैं, आपके जो आप ओहदे हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट करना है, उनकी जो नियुक्ति करनी है या उनको जो हटाना है वो भी किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करते हैं। आपके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट की नियुक्ति भी कौन करता है? आपके राष्ट्रपति के द्वारा किए जाती है। तो प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके साथ ही जो इनकी मंत्रिपरिषद के जो अन्य सदस्य हैं वो भी आपके प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके अलावा और कौन नियुक्त होते हैं? आपके चीफ इलेक्शन कमीशन या मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वो भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन। उसके बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष, फाइनेंस कमीशन जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष, उनके द्वारा नियुक्त होते हैं आपके। उसके अलावा जो और कौन नियुक्त होते हैं? हाँ, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। और साथ ही जो अल्प भाषाई जो समुदाय हैं उनके अध्यक्ष इनके द्वारा नियुक्त होते हैं। और SC ST के जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के जो विशेष अधिकारी हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो जितने भी जो ये सभी मैंने आपके सामने गिनाए हैं, ये जो उच्च पदाधिकारी हैं, ये इनको नियुक्त करने और उनके हटाने का जो मेन कार्य है वो किसका होता है? वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो बार बार मैं हर वीडियो में ऐसे रिपीट कर देती हूँ,
ध्यान रखिए क्योंकि लॉकडाउन है, थोड़ी मार्कर शॉर्टेज है, इतना आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारी कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन पावर है हमारे राष्ट्रपति की। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है ये इनकी नियुक्ति करता है और हटाता तो है, लेकिन कई ऐसे जो पद है जिनकी वो नियुक्ति करने के लिए किसी और की जो सलाह भी लेता है। जैसे कि बात करें हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है, तो वो किसकी सलाह लेता है, आपके मुख्य न्यायाधीश की। इसी तरह जो राष्ट्रपति क्या है अपने जो कार्य है वो किसकी सलाह पर करता है, वो आपके मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो औपचारिक तौर पर हम कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है अपने आप विवेकाधीन शक्ति है उन्हें नियुक्त करने की, लेकिन हम देखते हैं कि औपचारिक वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता, केवल औपचारिक तौर पर ही हम देखते हैं कि वो कार्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर वो किसके द्वारा, आपकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो करते हैं। तो ये हो गए प्रशासनिक शक्ति, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, जिसमें हमने देखा कि मेनली जो 77 हमने शुरुआत में पढ़ा, और विभिन्न जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनको हटाने या उनको नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद दूसरी शक्ति है आपकी सैन्य शक्ति या मिलिट्री पावर्स। तो हमें पता है हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च नागरिक माने जाते हैं हमारे देश के, और वो तीनों जो हमारी सेनाएं हैं, हमारी सेनाओं के सर्वोच्च जो सेनापति है वो कौन है, राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च जो है सर्वोच्च नागरिक के साथ ही आपके सेनापति भी आपके राष्ट्रपति माने जाते हैं सेना के। और मेन चीज आपको सैन्य शक्ति के बारे में याद रखना है कि जो हमारे विदेशी राज्यों के साथ कोई युद्ध का समाचार करना है, कि विदेशी देशों के साथ कोई युद्ध करना है या किसी के साथ शांति की स्थापना करनी है, जिसके साथ अभी हमारा हाल फिलहाल में युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी हमें शांति की आवश्यकता है, तो उस दौरान जो मेन कार्य है वो किसका है, वो है आपका राष्ट्रपति का, कि उन्हें सैन्य शक्ति मिली हुई है कि विदेशी राज्यों के साथ युद्ध करने और शांति स्थापित करने की उनके पास शक्ति है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वास्तविक रूप में ये जो कार्य कौन करता है, आपका मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है आपके राष्ट्रपति ये युद्ध करने और शांति स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो उनकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। औपचारिक तौर पर ये कार्य राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। तो ये क्या हो गया, सैन्य शक्ति, जिसमें कि विदेशी राज्यों के साथ युद्ध एवं शांति स्थापित करने की उनके पास शक्ति है। क्लियर। थर्ड है राजनयिक शक्ति या डिप्लोमेटिक पावर्स। तो इसमें क्या है राजनयिक शक्ति में, तो हमारे राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख हैं, और जो अगर ऐसे अधिकारी जिन्हें विदेशों में नियुक्त करना, सबसे पहले तो राजनयिक होते कौन है, राजनयिक जो कार्य हैं वो विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए लागू होते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारे देश के कई जो उच्च अधिकारी होते हैं, जैसे कि जिन्हें कि हमें दूसरे देशों में राजदूत या एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त करना होता है या डिप्लोमेट्स के रूप में नियुक्त करना होता है, तो वो आपका राजनयिक शक्ति में आता है कि, और इन दोनों की जो नियुक्ति है किसके द्वारा होती है, आपके राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो राजनयिक शक्ति में क्या है कि जो एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अन्य देशों से जो हमारे देश में एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स आते हैं उनका स्वागत भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये हो गया हमारी राजनयिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, जो कि राष्ट्रपति की है। क्लियर। उसके बाद है फोर्थ जो हमारी पावर है राष्ट्रपति के पास, वो है विधायी शक्ति या लेजिस्लेटिव पावर। तो इसे हम विभिन्न आर्टिकल के माध्यम से समझेंगे, जिसमें पहला है आपके पास आर्टिकल 85। तो आर्टिकल 85 में क्या है कि जो आर्टिकल 85 है इसमें कि जो आपका संसद के दोनों सत्र, या चाहे आपका लोकसभा हो राज्यसभा हो, उनका जो सत्र है उसका आह्वान करना हो या सत्र अवसान करना हो, तो ये जो शक्ति है किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और इसके बारे में उल्लेख आर्टिकल 85 में किया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 108। इसमें क्या कहा गया है, इस आर्टिकल में कहा गया है कि
जो अगर मान लीजिए कि दोनों सदनों में, आपका लोकसभा और राज्यसभा में, किसी विषय पर, किसी विधेयक पर असहमति हो जाए, वो एक दूसरे से जो है सहमत नहीं होते, तो दोनों सदनों की जो एक ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और यह किया जाता है आर्टिकल 108 के तहत। क्लियर? उसके बाद है आर्टिकल 87। इसमें कहा गया है कि, तो 87 में है कि जो प्रत्येक आम चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद जो आपकी पार्टी आती है, तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहला जो सत्र बुलाया जाता है, और साथ ही प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में, हर साल की शुरुआत में जो सत्र बुलाया जाता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सत्रों का बुलाया जाता है। एक ज्वाइंट जो है उनका सेशन होता है, संयुक्त जो सत्र बुलाया जाता है दोनों सदनों का, तो वो किया जाता है आर्टिकल 87 के तहत। उसके बाद है आर्टिकल 86। तो आर्टिकल 86 में कहा गया है कि अगर जो है राष्ट्रपति आपके किसी भी प्रस्ताव से, किसी विधेयक से, किसी विषय से जो है असहमत हो जाते हैं, जो कि आपका संसद के द्वारा उनके पास आया है, तो चाहे राष्ट्रपति वो जो उनके पास विषय आया है उनके साइन के लिए, उनकी सहमति के लिए, तो उस विषय को, उस विधेयक को वो चाहे तो दोबारा आपके दोनों सदनों को वापस भेज सकते हैं, या फिर किसी एक सदन को वापस भेज सकते हैं, ताकि उस पर दोबारा से जो है पुनर्विचार हो सके। तो ऐसा होता है आर्टिकल 86 के तहत। तो आर्टिकल 80 में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि राज्यसभा के लिए जो 12 जो मेंबर नॉमिनेट करता है, नामांकित करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। और जो 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए जो नामांकित किए जाते हैं, वो किन्हीं 4 क्षेत्रों से होते हैं, और वो जो 4 जो कैटेगरीज होती हैं, उनमें वो व्यक्ति जो 12 जिनका नाम लिया जाता है, वो स्पेशलाइज्ड उन कैटेगरीज में होना चाहिए। और वो 4 कैटेगरीज हैं आपके साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। तो ये आपकी 4 कैटेगरीज में 12 जो सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसी तरह आर्टिकल 331 में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि अगर उसे लगता है कि लोकसभा में आपके जो एंग्लो इंडियन जो समुदाय है, एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो किन्हीं जो है कम से कम या मैक्सिमम 2, कम से कम नहीं, मैक्सिमम 2 एंग्लो इंडियन जो के समुदाय के जो लोगों को लोकसभा के लिए नामांकित कर सकता है। तो 12 राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80, और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा में आर्टिकल 331 के तहत। उसके बाद है नेक्स्ट जो शक्ति है विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति जो है संसद में प्रतिवर्ष जो है रिपोर्ट जो है पेश करवाता है, और जो रिपोर्ट पेश करवाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, वो समय समय पर कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर रिपोर्ट पेश करवाई जाती है। जैसे कि प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के द्वारा जो है एक बजट जो सत्र है होता है, जिसमें कि आपके वार्षिक बजट संसद के समक्ष रखा जाता है। इसी तरह दूसरे नंबर पर बात करें तो जो आपके संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन जो रखा जाता है, यूपीएससी की जो रिपोर्ट है, वो संसद के समक्ष रखी जाती है। इसी तरह जो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की रिपोर्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट, राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी रिपोर्ट, आपके वित्त कमीशन की आयोग की जो रिपोर्ट है, तो ये सभी जो रिपोर्ट है संसद के समक्ष राष्ट्रपति के अंतर्गत जो है रखी जाती है। तो ये है आपकी रिपोर्ट्स के अंतर्गत की जो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विभिन्न आयोगों के द्वारा जो रिपोर्ट्स प्रतिवेदन रखवाई जाती है, तो ये शक्ति आपकी राष्ट्रपति की ये भी है। उसके बाद है आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 अगर आपको याद हो, इसमें क्या था कि जो राज्यों का नाम चेंज किया जाता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा, नए राज्यों का निर्माण होगा, उस राज्य किसी राज्य की जो सीमा है, उनका क्षेत्र है, उसके नाम में परिवर्तन किया जाएगा। तो उससे पहले वो विधेयक, उससे संबंधित जो विधेयक होगा, वो संसद में पेश करने से पहले आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। तो ये है आपका आर्टिकल 3। इसी तरह आर्टिकल जो 171 है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है कि जो आपका धन विधेयक जो है आपका लोकसभा के समक्ष रखा जाएगा, धन विधेयक मनी बिल, वो पेश करने से पहले आपको राष्ट्रपति की जो सिफारिश की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति की जो मेन जो हमें पावर दिखती है।
उसके बाद है वीटो शक्ति। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है कि राष्ट्रपति के पास जो संसद के दोनों सदनों के द्वारा अगर कोई विधेयक जो है पारित होकर आता है उनके आगे अनुशंसा के लिए, उनके हस्ताक्षर के लिए, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस विधेयक को आगे भेजने से पहले उसे मतलब रोक भी सकता है और उस विधेयक को पारित भी कर सकता है। और अगर वो राष्ट्रपति उस विधेयक को रोकता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि राष्ट्रपति की वो क्या है, वीटो शक्ति है, वीटो पावर है। और लास्ट है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश या ऑर्डिनेंस को जो लागू करने की शक्ति है। मान लीजिए अगर आपका जो है सत्र, जो आपका संसद का जो सत्र है वो अभी नहीं चल रहा है और ऐसी कंडीशंस आ गई है कि जिसमें कोई विधेयक, ये जो बिल पास करना है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कोई कानून बनाने के लिए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस को लागू कर सकते हैं। तो ये थी आपकी विभिन्न विधायी शक्तियां या लेजिस्लेटिव पावर्स। उसके बाद जो हमारा रह गया न्यायिक शक्ति और आपातकालीन शक्ति। तो ये जो दो हमारी पावर्स रह गई हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफी लंबा है, काफी डिटेल में करना होगा और वीडियो हमारी काफी लंबी हो जाएगी। तो एक एक चीज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज जो है इस टॉपिक की समझा दी जाए। तो 4 चीजें हमने देख ली है आज के दिन की, जो 4 जो है पावर कौन कौन सी है राष्ट्रपति की, 2 पावर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और घर के अंदर ही रहिए, बाहर बिल्कुल मत जाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।